Assalamu alaikum. This is Dr. Fatma Makki, your online biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट. इसके पार्ट 1 में हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इन वाटर इन लाइफ, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को. प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था क्या वो आपको समझ आया या नहीं. उसके लिए कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए और ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे. दीज आर अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. ऑन हाइड्रोलिसिस ट्राइग्लिसराइड्स yields a glycerol and 3 fatty acids, a fatty acid and 3 glycerol, a glucose and 3 fatty acids, a maltose and 2 fatty acids. Cholesterol is option A diglyceride, B saturated fatty acid, C unsaturated fatty acid, D steroid. Third है which of the following is a polysaccharide? Glucose, option A, option B glycogen, option C maltose, option D lactose. Fourth MCQ is the most common monomer of carbohydrate is a molecule of option A sucrose, option B lactose, option C maltose and option D glucose. Fifth is it is the most abundant carbohydrate in nature, option A sucrose, option B maltose, option C starch, option D cellulose. Sixth MCQ is glyceraldehyde is one of the option A hexosis, option B triosis, option C pentosis, option C tetrosis. Sucrose is formed of option A glucose and galactose, option B glucose and maltose, option C glucose and fructose, option D fructose and galactose. Cotton fibers are made up of option A glucose, option B galactose, option C starch and option D cellulose. Glucose and fructose combine to form sucrose and water. It involves which type of reaction? Option A hydrolysis, option B condensation or dehydration, option C denaturation, option D none of the above. Which of the following releases greatest amount of energy on hydrolysis? Option A carbohydrates, option B water, option C lipids, option D nucleic acids. The formula of glyceraldehyde is C3H5O3, C3H6O3, C3H4O3, C3H6O4. अब इसके लिए आप पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर इसमें काउंट करें कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स के नंबर. द नंबर ऑफ कार्बन इन ओलिक एसिड इज ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 22. This was the practice exercise for your previous lecture of biological molecules. Now let us start with the proteins. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सबसे abundant organic compound है सेल्स में वो प्रोटीन्स है और ये टोटल जो सेल का ड्राई वेट है उसका 50% बनाती है और बाकी 50% में आ जाती हैं लिपिड्स, वाइटामिन्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी लिपिड्स की जो टाइप्स हैं, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, एंटीबॉडीज आर आल्सो पार्ट ऑफ प्रोटीन्स. तो बाकी का जो 50% ड्राई वेट है उसमें बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि 50% जो है वो सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एंजाइम्स भी आ जाते हैं, हार्मोन्स भी आ जाते हैं, एंटीबॉडीज भी आ जाती हैं. दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स. लिपिड्स हमने पढ़ा है कि जो लिपिड बायलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, और इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबकी मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं. तो ये सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बिल्टअप करने में यूज़ होती है. इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब प्रोटीन्स होते हैं. दे आर प्रोटीन्स इन नेचर जो हमारे पूरे सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं. अगर ये एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग ना करें तो हमारी सेल की मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि एक एक स्टेप को कंट्रोल करने के लिए एक डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होता है. हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं, नॉट ऑल हार्मोन्स, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दे आल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी. इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में.
हीमोग्लोबिन, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद हीमोग्लोबिन, ये ब्लड में मौजूद होती है और ये ट्रांसपोर्ट करती है मोस्टली ऑक्सीजन को, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में लिपिड्स और मेटल आयंस को भी। और एंटीबॉडीज ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं जो डिफेंड करती हैं बॉडी को अगेंस्ट द पैथोजेंस। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें फाइब्रिनोजिन आ जाता है, ये हमारे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, मसल्स में जब मसल्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है। और मसल्स में आपको पता है 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन। इनको भी हम डिटेल से स्केलेटल मसल्स की जब स्टडी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ये हमने डी सेल के चैप्टर में आपको पढ़ाया है मैंने कि जो जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। आपने उसमें पढ़े होंगे कि 3 तरह की पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और ये बने होते हैं डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स से। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं और ये मेजर रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में। सो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर सेल्स। अब हम देखते हैं इनकी कंपोजिशन क्या होती है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। लिपिड्स में हमने पढ़ा था कि वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, लेकिन प्रोटीन्स हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन होगी उसमें बेसिक यूनिट जो है उस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने वाला वो होगा अमीनो एसिड। और पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, यानी इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में बॉन्डेड होते हैं और वो मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है जो मिलके, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर प्रोटीन बनाती है। अमीनो एसिड्स में कौन कौन से एटम्स मौजूद होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। टोटल हमारी बॉडी में 3 to 3000 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जिनकी 170 डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी के अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगी जब हम आगे चल के ट्रांसफर आरएनए पढ़ेंगे, आरएनए की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब हम देखते हैं जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का। इसमें एक सेंट्रल कार्बन है। एज वी नो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। कोई भी अमीनो एसिड हो उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इतना सा, जिसमें 3 ग्रुप्स आ रहे हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और अल्फा कार्बन, ये सेम होता है। कार्बन एक बॉन्ड बनाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खोलकर शो करना चाहें तो आप ऐसे शो कर सकते हैं C+O OH। और एक बॉन्ड बनाता है ये अमाइनो ग्रुप के साथ NH2। अगर आप इसको ओपनली शो करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे शो करेंगे। एक बॉन्ड ये बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ, और जो 4th बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे आप देखिए मीथेन CH4 है, जब इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तो मिथाइल बन जाएगा CH3। इसी तरह इथेन C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तो इथाइल बन जाएगा C2H5। सो ये अल्काइल ग्रुप जो है डिफरेंट अमीनो एसिड्स में वेरिएबल होते हैं, और इसी वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होता है। अब इसको लेबल किया गया कार्बन को अल्फा कार्बन। मैंने मोनोसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ाते हुए भी मेंशन किया था कि जो अल्फा कार्बन होता है ये वो कार्बन होता है जो कि अटैच होता है विद द फंक्शनल ग्रुप, लाइक कार्बोनाइल ग्रुप, या जैसे हमने उसमें एल्डिहाइड ग्रुप देखा था, इसी तरह कीटोन ग्रुप देखा था। तो यहाँ पे ये कार्बन अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ COOH के साथ, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अब देखते हैं कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे लिंक होता है। 2 अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए, और इससे बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें आता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में एक अमीनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। जैसे अब आप देखें, अगर किसी अमीनो एसिड में R ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन एटम है तो वो अमीनो एसिड होगा ग्लाइसिन, और अगर R ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो ये होगा एलेनिन। अब हम देखते हैं कि ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास पीछे रह जाता है C+O और NH। सो C और N के दरमियान में बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ये जो C और N के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड।
अच्छा, जब आप यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन जिनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इनके साथ जो एटम्स अटैच हैं, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, तो इनको आप एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इनकी ऑपोजिट ओरिएंटेशन जो है ये इसको इस बॉन्ड को मोस्ट स्टेबल कन्फिगुरेशन है, ठीक है। और जो हमारे पास ये 2 अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल बना है, इसको हम कहते हैं एक डाईपेप्टाइड, जिसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं। अगर किसी पार्ट ऑफ अगर आपके पास 3 अमीनो एसिड्स हैं तो हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे ट्राईपेप्टाइड, अगर 4 अमीनो एसिड्स हैं तो हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड, अगर 5 हैं तो पेंटापेप्टाइड्स एंड सो ऑन। और इस पूरे प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस डाईपेप्टाइड को विच इज फॉर्म्ड by the reaction between glycine and alanine is known as glycyl alanine. Next अब हम देखते हैं structure of proteins which is very much important for the proper functioning of the proteins. प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक तो कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उनमें, स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड्स का, और इसके अलावा शेप क्या है प्रोटीन मॉलिक्यूल की। और हमारे पास 4 लेवल्स आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल और क्वार्टनरी लेवल। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लेवल्स प्रोटीन्स में मौजूद हों, कुछ प्रोटीन्स में सिर्फ प्राइमरी लेवल होता है, कुछ में सेकेंडरी होता है, कुछ में टर्शियरी होता है और कुछ में क्वार्टनरी होता है। अब हम इन लेवल्स को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल सबसे बेसिक लेवल है जिसमें सिंपली एक पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं 2 चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है एक प्रोटीन में, लेकिन इसमें कोई फोल्डिंग पैटर्न नहीं होता। पॉलीपेप्टाइड चेन की बिल्कुल भी कोई फोल्डिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम इंसुलिन प्रोटीन की। एफ सेंगर ने इसका सीक्वेंस डिटरमाइन किया था। ये जो इंसुलिन प्रोटीन है इसमें 2 चेन्स होती हैं, ए चेन और बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, बी चेन में 31 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू दी डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिज जो 2 सल्फर एटम्स जिसमें 2 सल्फर एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, इस बॉन्ड को डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिजेस कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। और ये जो PHEVAL इट स्टैंड्स फॉर वेलिन अमीनो एसिड, ये इनकी एब्रिविएशंस हैं जो अमीनो एसिड्स की यहाँ पर शो की हुई हैं। सो दिस इज द प्राइमरी और वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन विच इज इंसुलिन। And there is no folding of polypeptide chains, only there are 2 polypeptide chains which are connected with each other. Next, let us टेक द एग्जाम्पल ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अंदर वैसे तो इसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आगे चल के देखेंगे क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में, लेकिन इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। टोटल इसमें 574 अमीनो एसिड्स होते हैं इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, और एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब साइज जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल का वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक उसमें कौन सी टाइप के अमीनो एसिड्स हैं और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। सो इन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा अमीनो एसिड्स होंगे तो साइज भी ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप पे। अगर अल्काइल ग्रुप कोई बड़ा ग्रुप है तो ऑब्वियसली प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा होगा। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। इसको हम बहुत डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में, लेकिन थोड़ी सी नो हाउ आपको होनी चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में होती है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की शक्ल में होती है, और ये डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है ये हमेशा ट्रांसफर होती है इनटू प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में ये ट्रांसफर होती है थ्रू दी आरएनए। तो एक डीएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिलकर एक अमीनो एसिड को इनकोड करते हैं। उन 3 न्यूक्लियोटाइड्स में एक अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन होती है। अब किस जगह पे पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड लगना है, इट डिपेंड्स कि वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए मॉलिक्यूल में ये डिटरमाइन करता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड कौन सा होगा।
We have over 10,000 proteins in our body which are made up of unique and specific arrangements of 20 amino acids. Amino acids सिर्फ 20 ही हैं, लेकिन उनके फोल्डिंग के पैटर्न्स डिफरेंट है. जैसे उनमें सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टर्शरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्वार्टनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इन तीनों लेवल्स में प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग हुई हुई है. अब सब में अमीनो एसिड्स तो 20 ही हैं, ठीक है, लेकिन हर एक में फोल्डिंग का पैटर्न डिफरेंट है, जो अभी हम देखते हैं. पहले हम देख लें कि जो अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है वो प्रोटीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. इसमें हम एग्जांपल देखते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन. अगर कोई एक भी अमीनो एसिड अपनी जगह से रिप्लेस हो जाए या डिलीट हो जाए तो कोई भी प्रोटीन अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकती. सपोज आप देखें कि जो हीमोग्लोबिन है इसमें टोटल 574 अमीनो एसिड्स हैं. अब इसकी जो बीटा चेन्स हैं, हर बीटा चेन में अगर सिर्फ एक अमीनो एसिड अपनी जगह से रिमूव हो जाए या उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड ले ले और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है वो मौजूद ना रहे. हालांकि देखिए 574 अमीनो एसिड्स हैं जिनमें से सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स अपनी पोजीशन पे नहीं है. 572 अमीनो एसिड्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर हैं, लेकिन फिर भी ये जो हीमोग्लोबिन है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, विच इज टू कैरी द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट. अब हम देखते हैं कि हाउ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड to form the secondary, tertiary and the quaternary levels of organization of a protein. Secondary structure कैसे बनता है? ये एक सिंपलेस्ट फोल्डिंग होती है, सिंपल लेवल ऑफ फोल्डिंग है. इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये कॉइल करती है. कॉइल करके या तो ये एक हेलिक्स बना देती है, सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर या स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बना देती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेलिक्स की तरह का, या फिर ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं. और अगर हेलिकल स्ट्रक्चर हो तो इसको कहा जाता है अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है. ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 3.6 अमीनो एसिड्स. यहाँ पे ये एक टर्न यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके अंदर टोटल 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं. एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू दी हाइड्रोजन एटम. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हेलिक्स है, हेलिक्स का एक टर्न जो है ये दूसरा. अभी आप इसमें कनेक्टेड किस तरह से हैं? ये हेलिक्स ओपन अप क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि देखें एक टर्न में एक जो अमीनो एसिड है ऊपर वाले टर्न में C डबल बॉन्ड O इसका जो बॉन्ड है और वो दूसरे टर्न में मौजूद अमीनो एसिड के NH के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड इनके दरमियान में बन रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये अल्फा हेलिक्स एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है. और बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स बैक अपॉन इटसेल्फ. एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अपने ऊपर बार बार यूं फोल्ड हो रही है, तो इससे बनती हैं बीटा प्लेटेड शीट्स. टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड करती है अपने ऊपर और अपने ऊपर बेंड करती है और एक ग्लोबुलर शेप बना देती है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है. ठीक है, लेकिन आप सेकेंडरी लेवल को देखें तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ जाता है और वाई एक्सिस भी आ जाता है, बट देयर इज नो जेड एक्सिस. जेड एक्सिस आता है ग्लोबुलर शेप में. लेकिन अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इस तरीके से कॉइल हो रही है, ठीक है, जो इस तरीके से कॉइल हो रही है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी है और जेड एक्सिस के अलोंग भी है और एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको कहा जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर. ये आप देख सकते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फिर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये फर्दर कॉइल कर रहा है. आप इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कॉइलिंग भी देख सकते हैं स्पाइरल की तरह की. अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कॉइल कर रहा है, बेंड कर रहा है अपॉन इटसेल्फ और फोल्ड कर रहा है और इस तरह से ये बना रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर पार्ट. और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स की वजह से ये जो फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन की ये एक दफ़ा जब कंप्लीट हो जाती है तो ये ब्रेक नहीं होती. और एक्वस एनवायरनमेंट में मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन वो होती है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स दे आर बरीड इनसाइड एंड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर बरीड आउटसाइड.
अब देखिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनमें भी हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज। जो चार्ज होते हैं अमीनो एसिड्स वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, वाटर लिविंग होते हैं क्योंकि वाटर इज आल्सो पोलर। और कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं जिन पे चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो एक्वस एनवायरनमेंट में वो टर्शरी कन्फर्मेशन स्टेबल होती है जिसमें हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आर 3 लेवल्स हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के, जो हमने यहाँ पे देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर ऐसा हो कि एक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा टर्शियरी स्ट्रक्चर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे मुश्तमिल नहीं है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन अब सपोज जैसे हीमोग्लोबिन है, इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो इसमें टोटल 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होंगे। जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं तो इनको कहा जाता है, ये बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स विच आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड्स हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। और हीमोग्लोबिन में आप देख सकते हैं कि इसमें एक लाइट ग्रे कलर की पॉलीपेप्टाइड चेन है जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना रही है, विच इज बीटा। एक डार्क ग्रे कलर में है, एक लाइट पर्पल में, एक डार्क पर्पल में है, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर इसमें शो किया हुआ है, दिस इज हीम ग्रुप। ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो इन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, प्रोटीन्स को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो है जो स्ट्रेट होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, इनमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग होती है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनमें फोल्डिंग तो होती है लेकिन ये स्ट्रेट फोल्डिंग नहीं होती, रैंडम फोल्डिंग होती है तीनों एक्सिस में, एक्स में, वाई में और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन्स में 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से पैरेलल क्वाइल होती हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द और फाइब्रिल्स बना देती हैं, ठीक है, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स में स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन काफी इंट्रिकेट पैटर्न में या कॉम्प्लिकेटेड वे में फोल्ड होती है और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती है। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं इनमें सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जबकि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फाइब्रस प्रोटीन्स एक्वस मीडियम में इनसॉल्युबल होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स आर नॉन क्रिस्टलाइन, इनको आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। और फाइब्रस प्रोटीन्स इलास्टिक होती है नेचर में, अगर आप फिजिकली या कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाता है इसमें, यानी इस पर टेंशन एक्सर्ट होती है या फिर इसमें खिंचाव पैदा होता है, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, अगर ये व्हेन दे आर एक्सपोज टू फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज इन द एनवायरनमेंट, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल्स प्ले करती हैं, जैसे कि आप देखिए सिल्क फाइबर है, सिल्क वर्म से और स्पाइडर्स वर्म से लिया जाता है। फाइब्रिन है, ब्लड क्लॉटिंग जब होती है तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो भी फाइब्रस होती है। नेल्स और हेयर में जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसको केराटिन कहा जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स। This was all about the proteins. Now let us have a look at some MCQs related to proteins for your practice. The manner in which different peptide chains are connected determines the, क्या डिटरमाइन करता है, जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो किस अंदाज से एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड हुई हुई हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, ये क्या डिटरमाइन करता है? साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सिल्क इज केमिकली, ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी वैक्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। Amino acids are linked together by option A hydrogen bond, option B peptide bond, option C ionic bond, option D none of the above. The unique properties of each amino acid is determined by its option A alkyl group, option B amino group, option C kinds of peptide bonds, option D number of bonds to other amino acids.
Which of the following is not a fibrous protein? Option A fibrin, option B keratin, option C silk, option D enzyme. Hemoglobin is example of which class of proteins? Option A contractile, option B transport, option C regulatory, option D structural. Peptide bond is option A CN link, option B CH link, option C CO link, option D NH link. Type of bond associated with maintaining primary structure of protein is option A disulfide bond, option B peptide bond, option C ester bond, option D hydrogen bond. Type of bond associated with maintaining alpha helix of protein, option A hydrogen bond, option B peptide bond, option C disulfide bond, option D ester bond. How many types of amino acids are present in living cells? Option A 20, option B 25, option C 150, option D 170. An amino acid contains an amino group and a carboxyl group attached to same. Option A carbon atom, option B hydrogen atom, option C nitrogen atom, option D oxygen atom. Total number of amino acids comprising a molecule of insulin. Option A 21, option B 30, option C 51 and option D 60. नेक्स्ट आर न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए. इनको न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है? सबसे पहले एफ मिशन ने 1869 में इनको पस सेल्स के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था और चूंकि ये एसिडिक थे नेचर में, इसलिए इनको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड्स का. और न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हम आगे चल के देखते हैं. वो न्यूक्लिक एसिड्स जिनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको डीएनए कहा जाता है और वो जिनमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको आरएनए कहा जाता है. डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स में. इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और वहाँ ये क्या रोल प्ले करता है? डी सेल के चैप्टर में ये डिस्कस किया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकती हैं और प्रोटीन्स को सिर्फ वही ऑर्गेनेलिज सिंथेसाइज कर सकता है जिसमें डीएनए मौजूद हो. सो डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए ये उनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बनाता है. आरएनए न्यूक्लियोलस में मौजूद होता है क्योंकि इसका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है. राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में मौजूद होता है. और इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में मौजूद होता है. अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. इसके तीन कंपोनेंट्स हैं. एक है 5 कार्बन मोनोसेक्राइड विच इज अ पेंटोज शुगर. आरएनए में ये राइबोस होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर राइबोस शुगर होगी तो इसमें कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, लेकिन अगर ये डीएनए का कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें डीऑक्सीराइबोस होती है तो फिर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव्ड हो जाएगी और सिर्फ हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 ऑफ राइबोस शुगर पे होता है और किसी कार्बन पर नहीं होगा. नेक्स्ट इज नाइट्रोजीनस बेस. नाइट्रोजीनस बेसिस दो तरह की होती हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स जिनके होते हैं प्योरीन्स और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स वाली पैरामिडीन्स. प्योरीन्स में आती है एडेनिन रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड गुआनिन रिप्रेजेंटेड बाय जी, जबकि पैरामिडीन्स में आती है साइटोसिन रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड थायमीन रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड यूरेसिल रिप्रेजेंटेड बाय यू. इनके स्ट्रक्चर्स इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए हुए, इनको बहुत डिटेल से क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा. और थर्ड पार्ट जो है न्यूक्लियोटाइड का वो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है. अगर एक शुगर आइदर इट इज अ राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर ये अटैच हो नाइट्रोजीनस बेस के साथ, जैसे कि यहाँ एटीपी का स्ट्रक्चर शो किया गया है. अगर सिर्फ राइबोस शुगर और एडेनिन मौजूद है, नाइट्रोजीनस बेस मौजूद है और इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड मौजूद या फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. और अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं. ठीक है, चाहे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच है, चाहे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड ही कहेंगे. अब आरएनए न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर होती है, जबकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर इन विच 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2.
अब न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है एडेनिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस है दैट इज एडेनिन, और राइबोस शुगर है, और 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं। अब ये ATP is the major molecule which splits, which when breaks it releases a phosphate group and provides energy for the cellular activities। अब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान में, इन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में। तो ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। आप यहाँ देख सकते हैं जब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ADP कहते हैं। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है और सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रह जाते हैं तो इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं या ADP। और जब ये दूसरा बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है तो इसको कहा जाता है AMP या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस की क्या पोजीशन होती है ऑन दी पेंटोस शुगर। ये एक पेंटोस शुगर है विच इज अ राइबोस। अब राइबोस शुगर में या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, कार्बन नंबर 1 पे हमेशा अटैच होती है नाइट्रोजिनस बेस जो कोई भी हो सकती है, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, गुआनिन, यूरासिल। जबकि कार्बन नंबर 5 पे अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप्स की पोजीशन है कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर, जबकि नाइट्रोजिनस बेस की पोजीशन है कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर। अब DNA न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में जिसमें RNA और DNA के न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को मेंशन किया गया है। अब RNA में जो नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं दे आर एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन, जबकि DNA में यूरासिल की जगह पे थायमीन मौजूद होती है। अब इसमें RNA में जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं राइबोस प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस, उनको हम क्या कहेंगे, अगर एडेनिन मौजूद है शुगर के साथ देन दैट विल बी एडिनोसिन, अगर यूरासिल है तो हम इसे कहेंगे यूरेडीन, अगर गुआनिन है तो हम इस न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे गुआनोसिन, अगर साइटोसिन है तो हम इसे कहेंगे साइटिडीन। और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बन सकते हैं, अगर एडिनोसिन होगी तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। अगर यूरासिल होगी तो यूरेडीन मोनोफॉस्फेट, यूरेडीन डाइफॉस्फेट, यूरेडीन ट्राइफॉस्फेट बनेगा एंड सो ऑन। दूसरी तरफ DNA में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो हैं डी एडिनोसिन, डी गुआनोसिन, डी साइटिडीन और डी थायमिडीन। जो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं डी एडिनोसिन होगा तो डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस, डी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सो ऑन। अब जब न्यूक्लिक एसिड बनता है तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डेड होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए अटैच होता है, विच इज द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, और अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे एंड सो ऑन। अब 2 न्यूक्लियोटाइड एक डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल आ जाती है विच इज वेरी कॉमन एंड यू माइट बी फैमिलियर विद दिस कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NAD, ये एक कोएंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में यूज होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में। रेशियोज, अब हम पहले हम ये देख लें कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये बनता कहाँ पर है, किस पोजीशन पर बनता है। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है इसके 2 एंड्स होते हैं, एक 3 प्राइम एंड होता है और एक 5 प्राइम एंड होता है। तो इससे क्या मुराद है, 3 प्राइम एंड होता है राइबोस शुगर का कार्बन नंबर 3 जहां पे मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि चाहे ये राइबोस शुगर है या डीऑक्सीराइबोस है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें एक एंड पे हमेशा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल होता है, जबकि दूसरे एंड पे 5 प्राइम जिसको हम 5 प्राइम एंड कहते हैं वहां पे फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो उस वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा एक एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड है वहां फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद होंगे जिसको हम 5 प्राइम एंड कह रहे हैं, और एक एंड जो है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा विच इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 3 ऑफ
राइबोज और डीऑक्सी शुगर, इसको हम 3' एंड कह रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं डीएनए की, जिसमें एक 3' एंड है और दूसरा है 5' एंड। तो 3' एंड जहाँ पे भी लिखा होगा इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और 5' एंड का मतलब है कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद हैं। और हमेशा जो बॉन्ड बनता है, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में, तो वो एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे मौजूद फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में बनता है। इसको हम कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसकी फॉर्मेशन को भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में। अब एक डीएनए मॉलिक्यूल में डिफरेंट बेसिस की क्या रेशियोज होती हैं, इसको एरविन चार्गफ ने 1951 में बताया था कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, जबकि गुआनिन जो होती है इसकी रेशियो हमेशा साइटोसिन के इक्वल होती है। अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ बेसिस दिया गया है डीएनए में, डीएनए का फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑन परसेंटेज बेसिस। ये मैन, शीप, व्हीट और यीस्ट है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन को की कंपैरेटिव अमाउंट दी गई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल, डबल हेलिसिस की शक्ल में इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक से मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डिटरमाइन किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्सरेज यूज की जाती हैं। एक मॉलिक्यूल जिसका आपने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है, उस पर बम्बार्डमेंट की जाती है एक्सरेज की। अब एक्सरेज जो हैं उस मॉलिक्यूल में अगर किसी पोजीशन पे एटम मौजूद नहीं है तो उसके अंदर से बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं, और अगर किसी जगह पे एटम मौजूद हो तो उसके साथ टकरा के इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। और फिर जो डिफ्रैक्ट होकर एक्सरेज आ रही होती है उनको एक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उन डिफ्रैक्टेड एक्सरेज की पोजीशन से बताया जाता है कि कहाँ पे किस जगह पे एटम्स मौजूद हैं, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक सबसे पहले यूज की गई थी और डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया था। लेटर ऑन जेम्स डी वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स या स्ट्रैंड्स होती हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, एंड कॉइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स इज ऑपोजिट, दे आर कॉइल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, अब देखिए दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रिप्स हैं ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर में शो की हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हो रही हैं और एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसको हम हेलिक्स कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम डबल हेलिक्स कह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डबल हेलिक्स है, एक ये हेलिक्स है और एक ये हेलिक्स है, ठीक है, क्वाइल्ड हो रहे हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है इसको। तो दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर्स आपस में बॉन्डेड हैं। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर्स में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं, यानी एक चेन का अगर 3' एंड है इस तरफ तो दूसरी चेन का 5' एंड होगा, यानी यहाँ पे इसका 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है, और जो इसके ऑपोजिट चेन है उसका 5 कार्बन ऑफ शुगर पे जो फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद हैं वो अवेलेबल है, जबकि दूसरी साइड पे एक चेन का 3' एंड है और दूसरी का 5' एंड है। सो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों चेन्स जो हैं ये दे आर होल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो यहाँ पे येलो और ग्रीन और ब्लू कलर की लाइंस शो की हुई हैं, दीज आर शोइंग द हाइड्रोजन, दीज आर शोइंग द नाइट्रोजिनस बेसिस, और ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं इनके दरमियान में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में होल्ड करके रखती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल डीनेचर हो जाता है, यानी इसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और एडेनिन इन दो, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा एडेनिन और थायमिन के दरमियान और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में मौजूद होती है। एडेनिन और थायमिन के दरमियान में डबल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। और एक जो टर्न है इसमें तकरीबन इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं और इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का लाइट ब्लू कलर में, इसमें मौजूद होती है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप,
जबकि नाइट्रोजीनस बेसिस दरमियान वाले हिस्से में मौजूद होती हैं, बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये जो चेन है इसमें मौजूद है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में दो ग्रूव्स आपको मिलेंगे, एक बड़ा ग्रूव होता है जिसको मेजर ग्रूव कहते हैं और उसके बाद एक छोटा ग्रूव होता है जिसको माइनर ग्रूव कहते हैं। यानी ये फोल्डिंग इस तरह से होती है कि ये जो ग्रूव्स हैं ये सेम साइज के नहीं होते, एक ग्रूव मेजर होता है और एक माइनर होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं और क्रोमोसोम्स का नंबर एक पर्टिकुलर स्पीशीज में हमेशा फिक्स्ड होता है। और दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक जर्म लाइन सेल्स होते हैं। जर्म लाइन सेल्स में आ जाते हैं स्पर्म्स और एग। तो जर्म लाइन सेल्स में डीएनए का जो अमाउंट होता है वो सोमैटिक सेल्स की निस्बत हाफ होता है। जैसे आप ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस पिकोग्राम्स में कंपेयर किया गया है चिकन और कार्प के सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में, आरबीसीज में, लीवर सेल्स में, किडनी सेल्स में और स्पर्म सेल्स में। अब हम देखते हैं कि जो ई कोलाई का जीनोम होता है इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि साइज और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कितनी मौजूद हो सकती है डीएनए के अंदर। और एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास ई कोलाई जीनोम की। आपको पता है कि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसके अंदर सिंगल डीएनए मौजूद होता है। जो डीएनए मौजूद होता है वो सिंगल क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद होता है और डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं होता। और जितनी भी हमारे एक प्रोकैरियोटिक सेल हो या एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल हो, जितना भी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होती हैं उस सेल के, उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उस सेल के डीएनए में। अब आप क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम ई कोलाई का, इसमें जो स्ट्रैंड डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो आप इसमें डबल हेलिक्स बना रहे होते हैं। तो एक स्ट्रैंड में 5 मिलियन बेसेस होती हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होती हैं और इन्फॉर्मेशन हमेशा बेसिस जो होती हैं नाइट्रोजीनस बेसिस वो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होती हैं। और ये जो ऑर्डर होता है इसने डिटरमाइन करना होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स। अब इन बेसिस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होगा, आपने जीन्स का नाम सुना है, वो डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड हुई होती है और यूनिट्स में एक यूनिट में सेवरल 100 बेसिस होती हैं और ये जो यूनिट है इसको हम जीन कहते हैं, विच इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अब ई कोलाई पे जो जीनोम, ई कोलाई का जो जीनोम है इसमें 4639221 बेस पेयर्स होते हैं विच कोड फॉर एटलीस्ट 4288 प्रोटीन्स। ये जो तादाद है ये आपको याद होनी चाहिए, बेस पेयर्स की भी और प्रोटीन्स की भी। फर्स्ट कंप्लीटली सीक्वेंस जीनोम। सीक्वेंस जीनोम की सीक्वेंसिंग से क्या मुराद है, इसको आप सेकेंड ईयर के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। डीएनए सीक्वेंसिंग ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि कौन सी जीन पर, कौन से क्रोमोसोम पर कौन सी जीन किस जगह मौजूद है। इसको आप मैपिंग भी कह सकते हैं कि मैप बनाना जीन्स का, कि नक्शा बनाना कि एक क्रोमोसोम पे जीन की क्या अरेंजमेंट है, कौन सी जीन किस जगह पे मौजूद है, एक जीन के बाद कौन सी दूसरी जीन आ रही है, कौन सी तीसरी जीन आ रही है। इसको कहा जाता है सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। और सबसे पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe ये फर्स्ट माइक्रोब है जिसका जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया था और इसको पब्लिश किया गया था 28 जुलाई 1995 में। अब आती है सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। ये पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें 5 कार्बन शुगर जो पेंटोस शुगर है ये राइबोस होती है और इसमें कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। और लेकिन कॉन्ट्ररी टू डीएनए इसके अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही चेन ही अपने ऊपर फोल्ड होके एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो अपने ऊपर ही फोल्ड होके एक डबल हेलिक्स बना रही है। और आरएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए से और ये जो प्रोसेस है जिसमें आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज होता है इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बहुत डिटेल से क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। There are 3 types of RNA: messenger RNA, transfer RNA और ribosomal RNA। मैसेंजर RNA टोटल जो RNA है सेल में उसका 3 to 4% बनाता है और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इट कैरीज द मैसेज, ये मैसेज लेकर जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसकी लेंथ डिफरेंट होती है। ये कुछ ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये कौन सी जीन से बन रहे हैं। लेंथ डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ जीन।
ठीक है। एक जीन जो होती है उससे एक मैसेंजर आरएनए बनता है और उस जीन में जो भी मैसेज होता है ये मैसेंजर आरएनए उस मैसेज को लेकर जाता है न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे उस मैसेज को यूज़ करके राइबोसोम्स पे लेके जाता है और उस मैसेज को यूज़ करके राइबोसोम्स पे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। अब एक जीन अगर लंबी होगी, एक जीन की लेंथ ज़्यादा होगी, तो फिर जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन उससे बन रही है। अगर जो इसने पॉलीपेप्टाइड चेन इसने बनानी है अगर उसकी लेंथ लंबी है तो ऑब्वियसली इसमें भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अमीनो एसिड्स की होगी तो इसकी लेंथ लॉन्ग होगी। सो लेंथ जो होती है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए की डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ जीन एंड द प्रोटीन फॉर विच इट इज टेकिंग द मैसेज। अब एक अमीनो एसिड को इनकोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनकोड फॉर 1 अमीनो एसिड। सपोज आपके पास एक प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 1000 अमीनो एसिड्स हैं, तो उसको बनाने के लिए जो आपके पास मैसेंजर आरएनए होगा उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। Messenger RNA takes message from chromosomes in nucleus to ribosomes in cytoplasm for protein synthesis और ribosomes पे अमीनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके और प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइप आती है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इट कॉन्स्टिट्यूट्स 10 to 20% ऑफ सेलुलर आरएनए और ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसमें 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। और ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है? ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को। मैंने भी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है और वो बेसिकली एक साइट है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। ठीक है, हम उसको कह सकते हैं एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, क्या सब्सटेंस चाहिए? अमीनो एसिड्स चाहिए। अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है वहाँ पे कौन लेकर आता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और मैसेज जिसको फॉलो करके प्रोटीन बनेगी वो कहाँ से आता है? वो मैसेंजर आरएनए से आता है जो न्यूक्लियस में तैयार होकर बाहर साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। अब ट्रांसफर अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं राइबोसोम्स में ट्रांसफर करते हैं अमीनो एसिड्स को और जहाँ पे पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती हैं। अब मैंने मेंशन किया था कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स तो few to 3000 होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि देखिए वही अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में यूज होगा ना जो कि राइबोसोम्स तक पहुंचेगा, विच इज द फैक्ट्री एरिया ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो अमीनो एसिड राइबोसोम तक नहीं पहुंच सकता वो प्रोटीन का पार्ट नहीं बनेगा। तो सिर्फ 21 अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हमारी सेल्स में चूंकि सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स को कैरी करके ला सकते हैं राइबोसोम्स तक, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स के सिंथेसिस में यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ टोटल आरएनए, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी टाइप ऑफ आरएनए का है? राइबोसोमल आरएनए का, उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए का और सबसे कम अमाउंट में होती है मैसेंजर आरएनए। ये दे आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। 40 to 50% राइबोसोमल प्रोटीन होती है इनमें, और यानी राइबोसोम किस पर मुश्तमिल होते हैं? आरएनए और प्रोटीन्स पर, और ये मशीनरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। दी सेल के चैप्टर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। इसमें बाकी पार्ट जो है वो प्रोटीन का है और ये इसमें राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। नेक्स्ट इज द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखें 2 डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे देखें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं। ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स फॉर प्रोटीन्स। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है चूंकि ये 2 डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग से बना है इसलिए इसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये हमने पढ़ा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, जहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह वहीं पे ग्लाइकोलिपिड्स का भी जिक्र है कि कार्बोहाइड्रेट्स कभी कभार लिपिड्स के साथ भी कंबाइन होते हैं और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और ग्लाइकोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेल की मोस्टली जो सिक्रीशंस होती हैं वो भी दे आर आल्सो ग्लाइकोलिपिड्स इन नेचर।
जब लिपिड्स और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनती हैं, ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जांपल है और ये सेल की मेम्ब्रेन्स बनाने में यूज़ होती हैं। इसी तरह जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनती हैं और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? डीएनए में, ठीक है, जिसमें अब डीएनए में जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर हिस्टोन्स, यानी क्रोमोसोम्स में, सॉरी, डीएनए जो है इट्स अ न्यूक्लिक एसिड। जब डीएनए प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ तो ये क्या बना देता है? क्रोमोसोम। और ये जो न्यूक्लियो हिस्टोन्स हैं ये क्रोमोसोम्स में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। जीन एक्सप्रेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक जीन एक्सप्रेस हो रही है, उससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बन रही है। So these are the 4 examples of conjugated molecules: glycoproteins, glycolipids, lipoproteins and nucleoproteins. Now let's have a look at some MCQs for your practice. Distance between twist of DNA molecule is option A 14 angstrom, option B 24 angstrom, option C 34 angstrom, option D 44 angstrom. Which of the following is absent in nucleotides of RNA? Option A thymine, option B cytosine, option C adenine, option D uracil. A DNA molecule, option A has a sugar phosphate backbone, option B single stranded, option C has a certain sequence of amino acids, option D has a uracil base in its nucleotides. Fourth MCQ is nucleotides of DNA molecule varies due to their option A glycerol attachments, option B nitrogenous bases, option C sugars, option D phosphate. DNA is unique among the molecules of protoplasm. Why? Option A because they form multipolymer complexes, option B they come apart and reform, option C they withstand very high temperature, option D they replicate themselves. In protoplasm, dry matter consists of option A 90% organic and 10% inorganic compounds, option B 70% organic and 30% inorganic compounds, option C 60% organic and 40% inorganic compounds, and option D 50% organic and 50% inorganic compounds. This was all about biological molecules, जिसमें हमने 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 में, इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे और 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की नो हाउ होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इन लाइफ देखिए, जिसमें हमने देखा कि ये टेट्रावेलेंट होते हैं और ब्रांच अनब्रांच चेन्स और रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी की बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन बनाते हैं। इसमें डिफरेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और उनकी बॉन्ड्स की डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में कि इसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत इजीली हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रॉम फ्रिक्शंस और इसके अलावा ये हीट चेंजेस से भी प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। फिर हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। देन कम्स द लिपिड्स विच इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स और इसमें हमने देखे एसाइल ग्लिसरॉल्स और वैक्सेस, फोस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स। फिर हमने प्रोटीन्स देखी। प्रोटीन्स में हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा और इसके अलावा जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल और क्वार्टनरी लेवल, इनको स्टडी किया। क्लासिफिकेशन देखी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। फिर देखा हमने न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा, अमाउंट ऑफ डीएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स में हमने देखा कि इनकी 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए।
और फिर सबसे लास्ट में हमने देखे हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। थैंक यू सो मच।